हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 11th बायो का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपके क्लास 11th बायो एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना। ऐसे इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आपने नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देख लेना, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, शुरू से ही ह्यूमंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का प्रयास करते आ रहे हैं। लेकिन शुरू में जो क्लासिफिकेशन होता था उसमें क्लासिफिकेशन में कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं हुआ करता था। यूज के बेसिस पे, नीड्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो जाया करता था। और हम सभी जानते हैं ह्यूमंस के 3 बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब ऐसे प्लांट्स का ग्रुप अलग कर दिया जिनसे फूड मिलता है, ऐसे अलग कर दिए जिनसे फाइबर मिलता है, ऐसे अलग कर दिए जिससे टिम्बर मिलता है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हो जाया करता था नीड्स के बेसिस पे। लेकिन हाँ, इसके अंदर कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता था, इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को अब हम वैलिड नहीं मानते हैं। अब देखिए, क्लासिफिकेशन में साइंटिफिक बेसिस सबसे पहले अगर कोई लेके आए तो वो थे एरिस्टोटल के बारे में आप सभी जानते हैं। इनको आप फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जियोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने प्लांट क्लासिफिकेशन में भी अपने हाथ आजमाए और इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को ग्रोथ हैबिट या सिंपल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया। सबसे छोटे प्लांट को हर्ब्स, उससे बड़े को श्रब्स और सबसे बड़े को ट्रीज पुकारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो क्या लिखा, इट इज़ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, यानी कि एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन है ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। अब आखिर एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्यों कहा जा रहा है? तो देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होता है जिसमें 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एरिस्टोटल ने इन्होंने क्या किया, सभी प्लांट्स को सिंगल कैरेक्टर के बेसिस पर 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। इसीलिए एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहलाता है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सिंगल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जिसे हम ग्रोथ हैबिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एरिस्टोटल ने एनिमल्स को भी क्लासीफाई किया। इन्होंने एनिमल्स को भी क्लासीफाई किया और एक मिनट, हाँ जी, देखो कि इन्होंने एनिमल्स को भी क्लासीफाई किया 2 ग्रुप्स में, एनाइमा एंड इनाइमा। किस बेसिस पे? तो ब्लड का कलर कैसा है। ठीक है, ब्लड का कलर रेड है या नहीं है। जिन एनिमल्स में रेड ब्लड प्रेजेंट था उसको इनाइमा में रखा और जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट था उसको एनाइमा में रखा। तो यहाँ पे हमने देखा कि एरिस्टोटल ने कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया। यहाँ पे हमने एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन को पढ़ा और साथ ही आपको याद रखना है कि इनका जो क्लासिफिकेशन है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। ठीक है, एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। अब हमारा ये पेज होता है कंप्लीट। अब मैं पेज चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, तो अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कैरोलस लिनियस के बारे में। इनके बारे में आप सभी जानते हैं, लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में भी आपने इनके बारे में पढ़ा है। अब देखो, कैरोलस लिनियस बहुत ही जीनियस थे, तभी तो आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, वरना हम क्यों ही पढ़ते क्या। अब देखो, कैरोलस लिनियस को बच्चों जितना प्यार से आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनकी जिक्र कर रहे हैं, आने वाले समय में भी लोग इनको उतने ही प्यार से इनके बारे में पढ़ेंगे। इसका 2 सबसे बड़ा रीजन है। पहला, इनका जो सबसे कहते हैं यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, जिसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा। और दूसरा, इन्होंने एक और बहुत ही बढ़िया काम किया कि इन्होंने किंगडम सिस्टम की शुरुआत की, कि इन्होंने कैरोलस लिनियस ने, और इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या किया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मतलब कह सकते लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम में क्लासीफाई किया, प्लांटी एंड एनिमिलिया में। अब प्लांटी में किसको रखा और एनिमिलिया में किसको रखा? तो देखिए, जिसके पास सेल वॉल था उसको प्लांटी में रखा और जिसके पास सेल वॉल नहीं था उसको एनिमिलिया में रखा। है ना, सिंपल है कि सेल वॉल है तो भैया आ जाओ चुपचाप प्लांटी में, सेल वॉल नहीं है तो चले जाओ एनिमेलिया में। तो सेल वॉल वाले को प्लांटी में और सेल वॉल नहीं वाले को एनिमेलिया में रखा। अब देखो यहाँ पे
कि अगर सेल वॉल वाले प्लांट हैं, लिनियस के हिसाब से अगर सेल वॉल वाले प्लांट हैं तो फिर बैक्टीरिया भी प्लांट है और फंगस भी प्लांट है, क्योंकि इनके पास भी सेल वॉल है। अब देखो, अब अगर इन्होंने बैक्टीरिया को प्लांट बना दिया तो अब आप मुझे बताओ कि क्या इन्होंने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफरेंस किया? नहीं किया। अगर इन्होंने फंगस को प्लांट बना दिया तो क्या इन्होंने हेट्रोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स में डिफरेंस किया? नहीं किया। अगर इन्होंने इन सभी को एक साथ रखा तो क्या इन्होंने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में डिफरेंस किया? नहीं किया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन की ये 3 सबसे बड़ी कमियां थी। क्या? कि इन्होंने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सेपरेट नहीं किया, इन्होंने यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को सेपरेट नहीं किया, इन्होंने ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स को सेपरेट नहीं किया। तो इन्होंने किया तो क्या किया? तो इन्होंने प्लांटी एंड एनिमेलिया किया। सेल वॉल वाले को प्लांटी में, सेल वॉल नहीं वाले को एनिमेलिया में रखा। तो यहाँ पे हमने इनकी 3 सबसे बड़ी कमियाँ देखी जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि इन्होंने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया और हेट्रोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स को एक साथ रख दिया। ठीक है, तो ये 3 सबसे बड़ी कमियां थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। हम आगे देखेंगे कि ये तीनों कमियां कहाँ दूर होती हैं। कोई तो होंगे जो लिनियस की इन तीनों कमियों को दूर करेंगे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे एक बार मैं फिर से आऊँगी टू किंगडम क्लासिफिकेशन के डिमेरिट्स पे लास्ट में। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया? कैरोलस लिनियस ने। इसके बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, हैकल ने दिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने, और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वोस ने। अब देखो, यहाँ पे हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, हमने यहाँ पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसको आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, और फिर हम थोड़ा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कार्ल वोस के क्लासिफिकेशन को भी थोड़ा समझेंगे। लेकिन हम यहाँ पे 3 और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि इसको पढ़ना भी नहीं है और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो आइए अब हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ध्यान रखिएगा कि आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए, ये पेज तो कंप्लीट होता है हमारा, अब इसको थोड़ा पलट लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, हाँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। ध्यान से समझिएगा। इन्होंने यानी कि आर.एच. व्हिटेकर ने टोटल ऑर्गेनिज्म को यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। और वो किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इन्होंने टोटल ऑर्गेनिज्म को, समस्त ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था कुछ बेसिस को फॉलो करके। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय हिम फॉर मेकिंग क्लासिफिकेशन आर, यानी कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने के लिए कुछ क्राइटेरियाज यूज में लिए, और जो मेन क्राइटेरिया उन्होंने यूज में लिए वो यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें से पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, जिसे आप सेल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसे थैलस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं आप। और तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा है रिप्रोडक्शन एंड पांचवा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इन्होंने टोटल ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था कुछ बेसिस को फॉलो करके। और जो बेसिस इनकी थी उसमें सबसे पहली बेसिस क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, यानी कि सेल या तो प्रोकैरियोटिक होगा या फिर यूकैरियोटिक होगा। ठीक है, दूसरा क्या है बेसिस? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म या तो सिंपल होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे। सिंपल होंगे मतलब यूनिसेलुलर होंगे, मतलब उनकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी होगी। और दूसरा या तो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होंगे यानी कि मल्टी सेलुलर होंगे मतलब बॉडी एक से ज्यादा सेल की बनी होगी, है ना, बॉडी में बहुत सारे सेल्स होंगे। और फिर तीसरी बेसिस क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म या तो ऑटोट्रॉप्स होंगे या फिर हेट्रोट्रॉप्स होंगे। और चौथी बेसिस है रिप्रोडक्शन एंड पांचवी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो,
अभी आपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, लीनियस ने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वहां आपने देखा कि लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को सेपरेट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स सेपरेट होंगे क्योंकि यहाँ पे पहला क्राइटेरिया ही है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। वहां पे हमने देखा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया गया था, लेकिन यहाँ पे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सेपरेट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया ही इनका क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में देखा कि ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स को सेपरेट नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स को सेपरेट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे तीसरा क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो RH विटेकर अच्छे हैं, देखो कितने अच्छे हैं, इन्होंने लीनियस की तीनों कमियों को एक साथ दूर किया। किन्होंने, RH विटेकर ने, जो हैक्कल एंड कॉपलैंड नहीं कर पाए वो RH विटेकर ने किया, और इन्होंने कैरोलस लीनियस की जो तीनों कमियां थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की उनको एक साथ दूर किया। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए, ध्यान से समझिए, देखिए RH विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम में इन 5 बेसिस को यूज किया है। RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन 5 बेसिस को यूज किया है, लेकिन यहाँ पर 5 किंगडम फॉर्मेशन में या मेकिंग में तो 3 ही बेसिस काम आती है, ये 3 बेसिस काम आती है। 5 किंगडम सिस्टम में 5 बेसिस है, लेकिन 5 किंगडम फॉर्मेशन में 3 काम आती है, ये 3, 1 2 3। तो फिर ये 2 काहे को है, ये 2 क्यों है, तो ये 2 है क्लासिफिकेशन के इलॉबोरेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के डिटेल स्टडी के लिए। ठीक है, यहां पर 3 बेसिस से ही 5 किंगडम तैयार हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि कैसे 3 से 5 बनते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। हाँ जी, तो देखिए, समझिए, ध्यान से समझिए कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जब RH विटेकर ने अपना पहला क्राइटेरिया लगाया जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल है, तो फिर इन्होंने कहा कि देखो सेल या तो प्रोकैरियोटिक होंगे या फिर यूकैरियोटिक होंगे, मतलब ऑर्गेनिज्म या तो प्रोकैरियोट्स होंगे या फिर यूकैरियोट्स होंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखो भैया, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको मैं किंगडम मोनेरा में रखता हूँ, और इन्होंने जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको किंगडम मोनेरा में रखा। अब बच गए यहाँ पे कौन, यूकैरियोट्स बच गए। अब इन्होंने कहा कि यूकैरियोट्स पे मैं अब अपना दूसरा क्राइटेरिया लगाऊंगा, और उनका दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने यूकैरियोट्स पे अपना दूसरा क्राइटेरिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लगाया। अब ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टीसेलुलर होंगे। अब यहाँ पे जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको RH विटेकर ने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। अब बच गए कौन, अब बच गए मल्टीसेलुलर। अब कौन बच गए यहाँ पे, अब यहाँ पे बच गए मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। अब इन्होंने कहा कि देखो भैया, अब ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स पे मैं अपना तीसरा क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन लगाऊंगा, और इन्होंने इन पे अपना तीसरा क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन लगाया। तो ऑर्गेनिज्म या तो ऑटोट्रॉप्स होंगे या फिर हेटरोट्रॉप्स होंगे, ऑर्गेनिज्म या तो ऑटोट्रॉप्स होंगे या फिर हेटरोट्रॉप्स होंगे। ठीक है, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म और देखिए यहाँ पे ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, मतलब तो ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, एंड ट्रॉपिक मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी अपना खाना जो अपने आप बना सकते हैं, और वो किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनको इन्होंने अपने किंगडम प्लांटी में रखा। अब देखो, अब यहाँ पे बच गए कौन, बच गए हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, अब हेटरोट्रॉप्स में भी इन्होंने अपना एक क्राइटेरिया लगाया। देखिए, हेटरोट्रॉप्स भी 2 तरह के होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले डाइजेस्ट करते हैं देन इनटेक करते हैं, दैट मीन्स दे शो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉप तो है बट दे आर शोइंग एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, उनको इन्होंने अपने एक किंगडम फंजाई में रखा। अब देखिए, अब दूसरा है इंजेस्टिव या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स पहले इनटेक करेंगे देन डाइजेस्ट करेंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग ही है।
हम ही हैं। क्या करते हैं, पहले फूड को इनटेक करते हैं देन डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जो इंजेस्टिव या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, उनको इन्होंने यहाँ पे अपने किंगडम एनिमेलिया में रखा। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये जो 5 किंगडम हैं वो तैयार हो गए 3 बेसिस से ही। और ये 2 बेसिस क्यों है, अभी मैंने आपको बताया, ये है क्लासिफिकेशन के डिटेल स्टडी के लिए। तो ये यहाँ पे हमने जो देखा ये क्या है, ये है मेकिंग ऑफ RS विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आइए अब हम इन सभी का यानी कि 5 किंगडम का इवोल्यूशन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब पेज तो ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको चेंज कर लेती हूँ पहले। हाँ, यहाँ पे देखिए RS विटेकर ने कहा कि इस अर्थ पे सबसे पहले जो सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है वो आए। और ये तो आप भी मानते हैं कि जो सबसे प्रिमिटिव होंगे वही सबसे पहले आए होंगे अर्थ पे। और RS विटेकर के हिसाब से सबसे प्रिमिटिव कौन है, प्रोकैरियोट्स है। तो इस अर्थ पे सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए और उसके बाद यूकैरियोट्स आए। अब देखो यूकैरियोट्स आते ही मल्टी सेलुलर नहीं हो गए होंगे, जब आए तो यूनिसेलुलर थे। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए, उसके बाद यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आए और उसके बाद मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आए। आप सभी इस सीक्वेंस से सहमत हैं? अगर ऐसा हुआ है तो इस अर्थ पे सबसे पहले मोनेरा आए, उसके बाद प्रोटिस्टा आए और उसके बाद प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, तीनों साइमल्टेनियसली इस अर्थ पे आए। आपको ऐसा ही मानना है क्योंकि RS विटेकर तो ऐसा ही मानते हैं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि पहले प्लांटी आए, कि फंजाई आए, कि एनिमेलिया आए। इन्होंने कहा कि तीनों इस अर्थ पे एक साथ आए और आपको भी ऐसा ही मानना है, ठीक है। तो सबसे पहले मोनेरा आए, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, तीनों एक साथ इस अर्थ पे आए हैं, ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन में हम फाइलोजेनी की बात करें तो देखिए बच्चों, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में मैक्सिमम साइंटिस्ट एक चीज़ में बिलीव करते हैं कि जो भी प्रिमिटिव होंगे उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है उनको हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो जैसा कि आप ने अभी पढ़ा, आपको पता है कि मोनेरा सबसे प्रिमिटिव है, क्योंकि सबसे प्रिमिटिव कौन है, प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में रखा गया, तो इसीलिए इसको लेफ्ट साइड में रखा गया। और एडवांस कौन है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, तो इनको राइट में रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रिमिटिव है उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है और जो एडवांस है उनको राइट हैंड साइड में रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से विटेकर ने जो फाइलोजेनी की सीक्वेंस दी थी बच्चों, वो कुछ इस तरह से है, फाइलोजेनेटिक सीक्वेंस, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 5 किंगडम का मेकिंग पढ़ा, उसके बाद हमने फाइलोजेनी भी देखा, ठीक है, दोनों अलग से डिटेल में पढ़ा। अब आइए, अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बैलून स्कीम ऑफ RS विटेकर। देखिए, इसमें आपको मेकिंग एंड फाइलोजेनी दोनों एक ही साथ मिलेगा। अगर मैं डायरेक्ट ये पढ़ाती तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने मेकिंग एंड फाइलोजेनी दोनों को अलग अलग अच्छे से समझा दिया। अब आके ये हम पढ़ने वाले हैं बैलून स्कीम ऑफ RS विटेकर। ये आपको बुक में यही मिलता है ना, सारे बुक में आपको ये मिल जाएगा। बैलून स्कीम इसीलिए क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे बैलून जैसा नहीं लग रहा है, तो यही। आइए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, वही सारी बातें जो अभी आपने समझा, ध्यान से समझिएगा कि जब RS विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपना पहला क्राइटेरिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल लगाए, तो ऑर्गेनिज्म या तो क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स या फिर यूकैरियोट्स। यहाँ पे देखो ये डॉट वाला लाइन, डॉटेड लाइन है, इस लाइन के ऊपर यूकैरियोट्स, नीचे प्रोकैरियोट्स। अब जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको RS विटेकर ने किंगडम मोनेरा में रखा। अब बच गए यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स पे अपना दूसरा क्राइटेरिया लगाया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टी सेलुलर होंगे। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। बच गए मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। अब इन पे अपना तीसरा क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन लगाया, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिज्म या तो ऑटोट्रॉप्स होंगे या फिर हेटरोट्रॉप्स होंगे। और जो ऑटोट्रॉप्स थे यानी कि अपना फूड खुद ही बनाते थे, कि कैसे, फोटोसिंथेसिस से, उन्हें बोलते हैं हॉलो फिटिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनको रखा किंगडम प्लांटी में। अब बच गए हेटरोट्रॉप्स। अब हेटरोट्रॉप्स में भी इन्होंने अपना एक क्राइटेरिया लगाया कि जो पहले
डाइजेस्ट करते हैं, देन इनटेक करते हैं, यानी कि जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको तो किंगडम फंजाई में रखा, और जो इंजेस्टिव या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं तो हेट्रोट्रॉपी, लेकिन इंजेस्टिव या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको किंगडम एनिमिलिया में रखा। ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ा ही डिटेल में, वही यहाँ पे है। अब देखो ध्यान से समझिए, देखिए बच्चों आर.एस. व्हिटेकर इकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने इकोलॉजी को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड की। देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है, मेजर इकोलॉजिकल रोल। अब देखो इकोलॉजी के हिसाब से जो ऑटोट्रॉप क्या उन सबको प्रोड्यूसर कहते हैं, जो इंजेस्टिव क्या उनको कंज्यूमर कहते हैं, जो एब्जॉर्प्टिव क्या उनको डिकम्पोजर कहते हैं ना। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो ये तो हमने मेकिंग पढ़ा 5 किंगडम का। अब आइए यहाँ पे फाइलोजेनी देखते हैं। तो यहाँ पे फाइलोजेनी एंड न्यूट्रिशन को दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ एरोज ऐड किए गए। इन एरोज को आप देख सकते हैं, जिसमें से जो पहली वाली एरो है ये वाली, यहाँ पे देखो ये किंगडम मोनेरा से निकलती है, प्रोटिस्टा से होते हुए प्लांटी में जाती है। यानी कि पहले मोनेरा आए, मोनेरा से प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा से प्लांटी आए। और दूसरा ये वाला एरो देखिए, ये जो एरो है दूसरी, ये मोनेरा, ये भी किंगडम मोनेरा से निकलती है, प्रोटिस्टा से होते हुए फंजाई में जाती है। यानी कि मोनेरा से प्रोटिस्टा आए और प्रोटिस्टा से फंजाई आए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ये तीसरी एरो है ये वाली, ये मोनेरा से नहीं निकलती है, ये प्रोटिस्टा से निकल रही है और एनिमिलिया में जा रही है। इसके बारे में आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए आर.एस. व्हिटेकर ने कहा कि मोनेरा में ऐसी कोई सेल नहीं है जो एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। हुआ क्या, मोनेरा से प्रोटिस्टा बने। मोनेरा से जब प्रोटिस्टा बने तो यहाँ पर एक नई टाइप की सेल्स बनी जिसका नाम था प्रोटोजॉन्स, और इन प्रोटोजॉन्स ने आगे चल के किसको डेवलप किया, एनिमल्स को। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जिससे में मोनेरा से एनिमिलिया डेवलप हुए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये एरो देखिए, याद रखिएगा, प्रोटिस्टा से निकल के एनिमिलिया में जा रही है। इसके अलावा ये जो 3 एरोज यहाँ पे हैं, ये न्यूट्रिशन का भी एक सीक्वेंस दिखाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस लिखा है, ऊपर प्रोड्यूसर लिखा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आर.एस. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रोड्यूसर कितने किंगडम में है, तो ये एरो आपकी हेल्प करेंगे पता करने में। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये एरो फॉलो करना है। देखो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, मोनेरा से, और फिर प्रोटिस्टा से होते हुए प्लांटी में जा रहा है। तो ये एरो जिस किंगडम से गुजर रहा है वहाँ पे प्रोड्यूसर है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, यानी कि 3 किंगडम में प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि डिकम्पोजर कितने किंगडम में है, तो इसके लिए आपको ये एरो देखना होगा। यहाँ पे देखिए ये एरो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, यानी 3 किंगडम में। और इसी तरह से पूछूं कि कंज्यूमर कितने किंगडम में, तो इसके लिए आपको ये एरो देखना है। ठीक है, तो ये देखो प्रोटिस्टा से शुरू होकर एनिमिलिया में जा रहा है, तो प्रोटिस्टा, एनिमिलिया 2 किंगडम में कंज्यूमर है। तो इस तरह से ये जो एरोज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एरो से एक तो हमें फाइलोजेनी के बारे में पता चल रहा है और दूसरा न्यूट्रिशन के बारे में भी पता चल रहा है। तो ये एरोज बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे आर.एस. व्हिटेकर ने एक और चीज़ ऑब्जर्व किया और उसको मेंशन भी किया, वो था कीमोसिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो कीमोसिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ मोनेरल्स में ही देखने को मिलता है, इसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिलता। ये यहीं से शुरू होकर यहीं पे ख़त्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ये आगे जब हम मोनेरा पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे ना कुछ भांति भांति के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये पूरा अच्छे से दिमाग में है, ये जो है बैलून स्कीम ऑफ आर.एस. व्हिटेकर, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए मैं कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा देती हूँ। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये देखो, ये आर.एस. व्हिटेकर ने दिखाया है डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये दिखाया है डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी क्लासिफिकेशन में जब हम फाइलोजेनी हमें देखना होता है तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। जो लेफ्ट में लिखा है वो प्रिमिटिव है और जो राइट में लिखा है वो एडवांस है। और जो साइंटिस्ट इस सीक्वेंस को चेंज करते हैं वो मेंशन करते हैं। जैसे आर.एस. व्हिटेकर ने चेंज करा तो इन्होंने मेंशन करा, इन्होंने कहा कि देखो ये है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने कहा कि देखो भैया, मेरे बैलून स्कीम में मैंने जिसको बॉटम में रखा है वो प्रिमिटिव है और जो टॉप में है वो एडवांस है। तो यहाँ पे प्रिमिटिव कौन है, मोनेरा, और एडवांस कौन है, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमिलिया। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये है डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन।
यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आइए मैं कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा देती हूँ जो पूछे जाते हैं, इसमें से कुछ करा देती हूँ प्रैक्टिस। देखिए, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आर.एस. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रोकैरियोट्स को कितने किंगडम में रखा गया है, तो 1 किंगडम में, मोनेरा में, ठीक है। इस तरह से अगर पूछा जाता है यूकैरियोट्स को कितने किंगडम में रखा गया, तो 4 में, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया में, ठीक है। इस तरह से अगर पूछा जाता है कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को कितने किंगडम में रखा गया, तो 3, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया में, ठीक है। और इसी तरह से अगर पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर को कितने किंगडम में रखा गया, तो ये वाला एरो आपको फॉलो करना अभी बताया, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी 3 में। इस तरह से पूछा जाता है कि डीकम्पोजर को कितने किंगडम में रखा गया, तो इसके लिए आपको ये एरो देखना है, ये वाला एरो, ठीक है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई 3। और इस तरह से अगर पूछा जाता है कि कंज्यूमर को कितने किंगडम में रखा गया है, तो कंज्यूमर वाला जो एरो है बच्चों, कंज्यूमर वाला जो एरो है, हम प्रोटिस्टा से, देखिए प्रोटिस्टा से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एनिमेलिया में जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म मोनेरा के अंदर नहीं देखा गया जिसके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो। तो अगर पूछा जाए कि कंज्यूमर कितने किंगडम में है, तो आपको ये एरो फॉलो करना है। ये देखिए प्रोटिस्टा से स्टार्ट होकर एनिमेलिया में जा रहा है, यानी कि 2 किंगडम में कंज्यूमर है। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कितने किंगडम में रखा गया है, सिर्फ यूनिसेलुलर पूछा जाए तो 2, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो अगर आपको ये ध्यान में है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो क्या है, दिस डायग्राम इज शोइंग इवोल्यूशनरी ट्री क्लेडोग्राम ऑफ व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन। इनको अभी हम डिटेल में समझ लिया। अब मैं इसको हटाती हूँ यहाँ से, तो इसको मैं हटा देती हूँ। और यहाँ पे अब देखिए, ये मेरे पास छोटा सा पेज है, इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए 5 किंगडम कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा में प्रोकैरियोट्स को रखा गया है, ऑल द प्रोकैरियोट्स। इसमें आते हैं यूबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, एक्टिनोमाइसिटीज, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा वगैरह वगैरह। इन्हीं में से कुछ की जब आगे हम मोनेरा पढ़ेंगे तो आपसे डिटेल में उनको पढ़ेंगे। और दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, जिसमें आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायएटम्स, डेस्मेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। एक लाइन में बोलूँ तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रखे गए। और तीसरा है फंजाई, इसमें रखी गई ट्रू फंजाई, है ना। आगे जब हम फंजाई पढ़ेंगे तो हम आपसे बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। चौथा किंगडम है प्लांटी, इसमें ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स रखे गए। इसमें आगे जब हम आपसे प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और 5वां किंगडम है एनिमेलिया, और इसमें ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स रखे गए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आर.एस. व्हिटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सभी को रखा, सभी को जगह दिया, लेकिन ये वायरस को नहीं समझा पाए। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में वायरस को जगह नहीं दिया आर.एस. व्हिटेकर ने। कोई इसे रखे भी तो कैसे रखे अपने क्लासिफिकेशन में, मतलब इनकी लक्षण देखिए आपने, वायरस की लक्षण देखिए आपने, कितनी बेकार, कितनी बाहियात लक्षण है। मतलब सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी शो करता है, सेल के अंदर है तो लिविंग की प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब इतनी बाहियात, इतनी बेकार लक्षण रहेगा अगर, तो कौन रखेगा इसको। और इस क्या है उसके पास जो उसको रखिए, कोई ढंग की सेल भी तो नहीं है ना, उसके पास साइटोप्लाज्म है ना न्यूक्लियस है, कौन रखेगा उसको। तो आज भी वायरस जो है वो अनाथ ही घूम रहा है, लवारिस ही घूम रहा है, कोई रखने वाला नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आर.एस. व्हिटेकर फेल्ड टू एक्सप्लेन अबाउट कैरियोट्स। अब देखो, जब आप प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका आमना सामना 4 मिलता जुलता टर्म से होता है, जिसमें पहला है कैरियोट्स, दूसरा प्रोकैरियोट्स, तीसरा मीजोकैरियोट्स एंड चौथा यूकैरियोट्स। कैरियोट्स विदाउट न्यूक्लियस, नहीं है न्यूक्लियस तो कैरियोट्स। दूसरा है प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो प्रिमिटिव है न्यूक्लियस तो प्रोकैरियोट्स। और तीसरा है मीजोकैरियोट्स, इंटरमीडिएट है न्यूक्लियस, बीच का है न्यूक्लियस, किसके बीच का, तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बीच का है न्यूक्लियस। और चौथा क्या है, यूकैरियोट्स, यानी कि ट्रू है न्यूक्लियस तो यूकैरियोट्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो, जहाँ ट्रू न्यूक्लियस है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, डाइनोफ्लैजिलेट्स मीजोकैरियोट कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो, आर.एस. व्हिटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में कैरियोट्स को जगह नहीं दिया। कैरियोट में आते हैं वायरस, वायरॉइड एंड
प्रियॉन्स, ये आते हैं कैरियोट्स में। इनको आर.एस. व्हिटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दिया। अब देखो यहाँ पे समझिए, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स, वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस आर नॉट मेंशन्ड। तो ये जो है वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स, ये तो क्या है, ये कैरियोट्स है। कैरियोट्स में आते हैं वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स। लेकिन ये जो लाइकेंस हैं, लाइकेंस कैरियोट्स नहीं है, लाइकेन कैरियोटा नहीं है, ध्यान रहे। इनके बारे में आर.एस. व्हिटेकर का मानना था कि लाइकेन इज नॉट अ नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और लाइकेन में एल्गी और फंजाई आते हैं। आर.एस. व्हिटेकर ने एल्गी को इंक्लूड करा है, फंजाई को इंक्लूड करा है, दोनों के एसोसिएशन को इंक्लूड नहीं किया। तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है, बट इनको तो लिया ही नहीं, इनको तो छोड़ ही दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ लिया है। अब हम 1 मिनट यहाँ पे सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की डिमेरिट्स देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि एक बार फिर से आऊँगी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। तो आइए, अब मैंने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिटेल में पढ़ा दिया है। अब आओ देखते हैं डिमेरिट्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, पहली डिमेरिट ये है कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को एक साथ में रख दिया। प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड यूकैरियोट जैसे फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इन सभी को एक साथ रख दिया, ठीक है। और आर.एस. व्हिटेकर ने पहला काम ही यही किया कि उन्होंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को अलग किया। और इनकी जो दूसरी कमी है वो है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों को एक साथ रख दिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे स्पायरोगायरा, इनको एक ही साथ रख दिया क्योंकि इनके पास सेल वॉल थी, ठीक है। तो आर.एस. व्हिटेकर ने दूसरा काम यही किया कि उन्होंने यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर को सेपरेट किया। अब देखो, अब तीसरा क्या है कि दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉफिक फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स, कि उन्होंने क्या करा कि हेट्रोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स को साथ में रख दिया। हेट्रोट्रॉपिक फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स को साथ में रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि इनके पास में सेल वॉल था, दोनों के पास में, फंजाई के पास में भी सेल वॉल एंड ग्रीन प्लांट्स के पास में भी सेल वॉल थे, तो इसीलिए इनको एक साथ में रख दिया। लेकिन बाद में जब व्हिटेकर ने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि भले ही दोनों के पास सेल वॉल है, लेकिन दोनों के सेल वॉल में भी फ़र्क है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, जबकि ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल तो दोनों के पास है, लेकिन सेल वॉल के कॉम्पोजिशन में भी फ़र्क है। तो फिर व्हिटेकर ने कहा कि नहीं, फंजाई का प्लांट से कोई लेना देना नहीं है, और इन्होंने फंजाई को प्लांटी में से निकाल के एक अलग किंगडम के फॉर्म में स्टेब्लिश किया, ठीक है। तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उन्होंने हेट्रोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स को भी साथ में ही रख दिया था, लेकिन लीनियस नहीं, व्हिटेकर ने ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स को सेपरेट किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या है कि पोजीशन ऑफ यूग्लिना इज नॉट फिक्स्ड इन दिस सिस्टम, कि यहाँ पे यूग्लिना की पोजीशन फिक्स्ड नहीं थी। कोई इसे प्लांट मानता था, कोई एनिमल मानता था, कोई दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानता था। लेकिन फिर आर.एस. व्हिटेकर ने फाइनली इस सवाल का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि देखो भैया, जो यूग्लिना है वो ना ही प्लांट है ना ही एनिमल है, यूग्लिना यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। और मेरे क्लासिफिकेशन में मैंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है, तो ये किंगडम प्रोटिस्टा में जाएगा। तो ये क्या है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा डिमेरिट्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आइए, अब हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कार्ल वूस के 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्ल वूस ने देखो क्या लिखा है, ही गेव 3 डोमेन थ्योरी। इन्होंने 3 डोमेन थ्योरी दिया, जिसमें 3 डोमेन्स एंड 6 किंगडम्स इंक्लूड किए गए, ठीक है। देखो इन्होंने क्या किया, कार्ल वूस ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। इन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि बताइए ये डोमेन क्या होते हैं, तो देखिए डोमेन एक सुपर किंगडम कैटेगरी है, एक एक्स्ट्रा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, 1 मिनट, आपको दिख तो रहा है, आप लिख लेना यहाँ पे कहीं पे कि जो डोमेन है वो एक सुपर किंगडम कैटेगरी है, एक एक्स्ट्रा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। एक्स्ट्रा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया था सब किंगडम, सब डिवीजन, बस फर्क इतना है कि किंगडम के ऊपर काम में लेते हैं तो वो है सुपर, किंगडम के नीचे काम में लेते हैं तो वो है सब। तो डोमेन एक सुपर किंगडम कैटेगरी है, मतलब किंगडम के ऊपर काम में ली जा रही है, ये है डोमेन। सब किंगडम मतलब किंगडम के नीचे,
ठीक है, तो ध्यान में रहे कि इन्होंने एक एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरी काम में लिया जिसका नाम था डोमेन। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि इन्होंने यानी कि कार्ल वुश ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड किया। ठीक है, तो 3 डोमेन थे, कौन कौन से डोमेन थे? तो आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ठीक है, अब आर्किया डोमेन के अंदर इन्होंने एक किंगडम रखा जिसका नाम था आर्कीबैक्टीरिया। बैक्टीरिया डोमेन के अंदर इन्होंने एक किंगडम रखा जिसका नाम था मोनेरा। और यूकैरिया डोमेन के अंदर इन्होंने 4 किंगडम रखा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये कुछ और नहीं, आर.एस. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है। बस फर्क इतना है कि आर.एस. व्हिटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर्कीबैक्टीरिया को मोनेरा में रखा था और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोनेरा में से आर्कीबैक्टीरिया को बाहर निकाल के एक अलग किंगडम के फॉर्म में स्टेब्लिश किया। अब सवाल है कि इन्होंने किस बेसिस पे, किस बिहेव पे मोनेरा में से आर्कीबैक्टीरिया को बाहर निकाला? तो 16S rRNA में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बेसिस पे इन्होंने मोनेरा में से आर्कीबैक्टीरिया को बाहर निकाल के एक अलग किंगडम के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि आपको पढ़ना भी नहीं है बहुत डिटेल में, बस थोड़ा सा आइडिया लेना था, फिर भी मैंने तो यहाँ पे बहुत बता दिया। तो ये हमने कार्ल वुश के बारे में पढ़ा। इन्होंने 3 डोमेन थ्योरी दिया जिसमें 3 डोमेन एंड 3 डोमेन या 6 किंगडम्स इंक्लूड किए गए। इनको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी देख लिया कार्ल वुश का। अब आज के इस लेक्चर में इतना ही। आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनेरा स्टार्ट करेंगे, किंगडम मोनेरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, हमने कार्ल वुश के क्लासिफिकेशन को भी समझा, लेकिन हम प्राथमिकता 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही देंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है, बुक में है, तो हम उसको प्राथमिकता देंगे। और आपके एनसीईआरटी ने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही काम में लेके डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है, तो आगे हम प्राथमिकता 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही देंगे और उसी को फॉलो करके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।